नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड इनकम टैक्स बुक में इनकम फ्रॉम सैलरी एन इंट्रोडक्शन यानी वेतन से आय एक परिचय पढ़ेंगे। आयकर अधिनियम के अंतर्गत करदाता की कुल आय की गणना करने के लिए उस पर कर लगाने के लिए भिन्न भिन्न साधनों से प्राप्त होने वाली आयों को 5 शीर्षकों में बांटा जाता है। जैसे सैलरी, मकान संपत्ति से आय, व्यापार अथवा पैसे से आय, कैपिटल गेन पूंजी लाभ हो गया, अन्य साधनों से आय। ये 5 तरह के हेड होते हैं और उपरोक्त जो 500 हेड हैं उनमें आज हम सैलरी के बारे में पढ़ेंगे। जो सैलरी है वो आयकर अधिनियम में वेतन की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है। केवल यह बताया गया है कि वेतन में कौन कौन सी आय शामिल की जाती है। तो धारा 15 के अनुसार निम्न आय वेतन शीर्षक में कर योग्य है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है, गत वर्ष में करदाता को वर्तमान अथवा भूतपूर्व नियोक्ता से प्राप्य कोई वेतन चाहे भुगतान मिला हो या नहीं। यानी जो गत वर्ष हमारा 19-20 होगा उसमें करदाताओं को वर्तमान या भूतपूर्व नियोक्ता से कोई वेतन प्राप्य हो, ड्यू हो जाए, चाहे उसका भुगतान मिला हो या नहीं, वो कर योग्य होगा। गत वर्ष में करदाता को अपने वर्तमान अथवा भूतपूर्व नियोक्ता से प्राप्त कोई वेतन आपको मिल गया है, रिसीव्ड हो गया है, तो भी वो कर योग्य हो जाएगा, चाहे वो प्राप्य ड्यू हुआ हो या न हुआ हो। गत वर्ष में वर्तमान अथवा भूतपूर्व नियोक्ता द्वारा चुकाया गया बकाया वेतन बशर्ते कि उस पर पूर्व के गत वर्षों में कर न लगाओ। अगर कोई सैलरी का एरियर आपको मिला है और उस पर पूर्व के गत वर्षों में कभी भी टैक्स न लगाओ। अगर टैक्स पहले लग चुका है तो हम दोबारा टैक्स नहीं लगाएंगे। उपरोक्त प्रावधानों से स्पष्ट है कि निम्नलिखित वेतन पर आय कर लगता है। फर्स्ट हमारा प्राप्य वेतन, ड्यू सैलरी, चाहे भुगतान हो अथवा नहीं हो। पेशगी प्राप्त, एडवांस सैलरी, चाहे प्राप्य हुआ हो या नहीं, यानी ड्यू हुआ हो या नहीं हुआ हो तो भी हम, अगर आपको मिल गया है तो आपको इस पर टैक्स देना पड़ेगा। पिछला बकाया एरियर, किसी कर्मचारी को पिछला बकाया को मिला है तो उस पर भी टैक्स दे होगा। यदि वेतन प्राप्य होना है तो प्राप्त होने में से एक भी घटना गत वर्ष 19-20 में घटित हो जाती है तो इसे आय में सम्मिलित कर लिया जाएगा। एक फर्म के साझेदार को उस फर्म से वेतन, बोनस, कमीशन या अन्य कोई पारिश्रमिक प्राप्य होता है तो उसे इस धारा के उद्देश्यों के लिए वेतन नहीं माना जाएगा। अब वेतन के संबंध में महत्वपूर्ण बातें हैं। फर्स्ट आप देखिए, नियोक्ता व कर्मचारी का संबंध आवश्यक है। यानी किसी आय पर वेतन शीर्षक के अंतर्गत कर लगाने के लिए आवश्यक है कि भुगतान करने वाले एवं आय प्राप्त करने वाले के बीच में नियोक्ता व कर्मचारी का संबंध हो। यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होना जरूरी है। एम्प्लॉयर हो और एम्प्लॉय हो तो ही वह आय वेतन शीर्षक के अंतर्गत आएगी। यदि भुगतान करने वाले एवं प्राप्त करने वाले के मध्य नियोक्ता व कर्मचारी का संबंध नहीं है तो ऐसी आय पर हम वेतन शीर्षक के अंतर्गत कर नहीं लगा सकते। जैसे लोकसभा अथवा विधानसभा के सदस्यों को मिलने वाला वेतन है तो उसको हम वेतन शीर्षक के अंतर्गत नहीं लगा सकते, वरन जो उसका वेतन है उसको हम अन्य साधनों से आय शीर्षक में शामिल करेंगे, क्योंकि जो उसको मिलने वाला जो है वेतन वो नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध नहीं है। क्योंकि जो नियोक्ता और कर्मचारी है उनका संबंध वास्तव में स्वामी और सेवक के समान होता है। स्वामी की हैसियत से जो नियोक्ता है वो कर्मचारी को निर्देश देता है
कि कौन सा कार्य करना है, कौन सा नहीं करना है और कब करना है, कैसे करना है। तो ऐसी स्थिति में माना जाएगा कि दोनों में नियोक्ता एवं कर्मचारी का संबंध है, तो ही हम उसे वेतन में शामिल करेंगे। सेकंड नंबर है वेतन में मजदूरी को भी सम्मिलित किया जाता है। आय के अधिनियम में वेतन तथा मजदूरी दोनों में भेद नहीं किया गया है। इन दोनों साधनों से प्राप्त होने वाली आय पर वेतन शीर्षक के अंतर्गत कर लगाया जाता है। यदि किसी मजदूर को अपनी नियोक्ता से दैनिक आधार पर अथवा कार्य के आधार पर मजदूरी मिलती है तो ऐसी मजदूरी को भी वेतन शीर्षक में शामिल करेंगे। अगर नियोक्ता से उसको दैनिक आधार पर मजदूरी मिली या फिर कार्य के आधार पर मजदूरी मिली तो भी हम उसको मजदूरी को सैलरी में शामिल करेंगे। थर्ड पॉइंट हमारा है वेतन को छोड़ना अथवा त्यागना। यदि कोई कर्मचारी स्वेच्छा से अपना वेतन अपने नियोक्ता के लिए छोड़ देता है तो भी उसे अपने वेतन पर कर देना पड़ेगा। छोड़ना अथवा त्यागना भी, वेतन छोड़ दे या त्याग कर दे तो भी उसको टैक्स देना पड़ेगा। इसमें एक अपवाद है, यदि केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी कर्मचारी द्वारा जनहित में छोड़ा जाए, पब्लिक वेलफेयर के लिए अगर वो सैलरी छोड़ रहा है तो वो टैक्स फ्री होगी, और अन्य कर्मचारी द्वारा सरकार को देने हेतु त्यागा हुआ वेतन पूर्णतः कर मुक्त होता है। अदर जो है एम्प्लॉय है, अगर वो सरकार को देने हेतु कोई त्याग करते हैं तो भी वेतन पूर्णतः कर मुक्त होता है। अब अगला पॉइंट है नियोक्ता के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति से प्राप्त रकम। जो एम्प्लॉयर के अलावा कोई दूसरे व्यक्ति से अगर कोई रकम प्राप्त होती है तो ऐसी आय पर वेतन शीर्षक के अंतर्गत कर नहीं लगाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यायालय के आदेश द्वारा रोका गया वेतन पर भी कर देना पड़ता है। अगर कोई कोर्ट केस हो रखा है और उसके कारण कोई सैलरी रोकी गई है तो भी हम उस सैलरी पर टैक्स देने के लिए जो सैलरी पर टैक्स देना पड़ेगा। सभी नियोक्ताओं से प्राप्त वेतन को सम्मिलित करना। कर्मचारी जो है वो एक साथ कई नियोक्ताओं के साथ कार्य कर सकता है। गत वर्ष के अंतर्गत सभी नियोक्ताओं से मिलने वाले वेतन को गत वर्ष की वेतन शीर्षक की आय में शामिल किया जाएगा। जैसे एक कर्मचारी है वो 10 बजे से लेकर 5 बजे तक किसी व्यक्ति के पास काम करता है, फिर 5 बजे के बाद फिर वो 8, 10 या 10 बजे तक दूसरे व्यक्ति के पास काम करता है, तो दोनों उसके लिए नियुक्त है और दोनों से मिलने वाली सैलरी को हम आय में शामिल करेंगे, इस वेतन शीर्षक की आय में शामिल करेंगे। अगला पॉइंट है वेतन किसी भी अवधि के आधार पर प्राप्त हो सकता है। सैलरी के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि मासिक हो, सैलरी अगर मंथली भी हो सकती है और वीकली भी हो सकती है, 3 मंथ से मिल सकती है, या फिर हाफ ईयरली हो सकती है, या फिर एनुअल हो सकती है। तो किसी भी प्रकार से सैलरी मिल सकती है, उसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। अगला पॉइंट है निर्धारित सेवा के कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य का पारिश्रमिक। यदि किसी कर्मचारी को उसके निर्धारित कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य के लिए भी नियोक्ता से निर्धारित वेतन के अलावा अतिरिक्त पारिश्रमिक प्राप्त होता है तो इसे भी वेतन की आय में सम्मिलित किया जाएगा। जैसे कोई शिक्षक है और वो विश्वविद्यालय का प्रश्न पत्र बनाने में, उत्तर पुस्तिका जांचने में आदि कार्यों में मिलने वाला पारिश्रमिक है तो उसको भी हम सैलरी की आय में शामिल कर सकते हैं। अब वेतन के उपार्जित होने का समय, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर गैर सरकारी कर्मचारी है, गैर सरकारी मतलब प्राइवेट कर्मचारी है, तो उसका वेतन माह की अंतिम तारीख को उपार्जित होता है। अतः इन पर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि के वेतन पर कर लगाया जाता है। ये आप ध्यान रखिए कि अगर प्राइवेट कर्मचारी है उसको हम 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक का की सैलरी लेंगे। किसके लिए लेंगे? प्राइवेट कर्मचारी के लिए लेंगे। और यदि कोई सरकारी या अर्ध सरकारी कर्मचारी है तो उसका वेतन महीने की अगली तारीख को ड्यू होता है, 1 तारीख को। तो महीने की 1 तारीख है उसको ड्यू हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो 1 मार्च यानी मार्च से लेकर हम फरवरी तक का वेतन शामिल करेंगे। 1 मार्च से 28 या 29 फरवरी तक का वेतन हम वेतन शीर्षक की आय में शामिल करेंगे।
सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग अलग वेतन उपार्जित होता है। अब अगला पॉइंट है वेतन में क्या क्या सम्मिलित होता है। तो वेतन में देखिए जो धारा 17(1) है उसमें वेतन में आपको दे रखा है निम्नलिखित मद शामिल की जाती है। पहला है मजदूरी वेजेज, दूसरा कोई वार्षिकी अथवा पेंशन एन्युटी और पेंशन मिलती है तो भी वेतन शीर्षक के अंतर्गत आएगी। ग्रेच्युटी मिलती है वो भी वेतन में आएगी। कोई फीस कमीशन अनुलाभ, अनुलाभ मतलब होता है वेतन के अलावा कोई लाभ दिया जा रहा है। वेतन या मजदूरी के स्थान पर या उसके अतिरिक्त लाभ दिया जा रहा है तो भी उसे वेतन में शामिल करेंगे। कोई अग्रिम वेतन एडवांस ऑफ सैलरी मिल रहा है तो भी हम उसको वेतन शीर्षक में शामिल करेंगे। उपभोग न की हुई छुट्टियों के लिए, उपभोग की गई न की गई छुट्टियों के लिए प्राप्त कोई भुगतान, जैसे कोई सरकारी कर्मचारी या फिर प्राइवेट कर्मचारी है उसको कई तरह की छुट्टियां मिलती है। तो एक छुट्टी इस प्रकार की होती है कि अगर उसका वो उपभोग नहीं करे, उसको यूज़ नहीं करे तो उसका वो पेमेंट उठा सकता है। इस प्रकार की छुट्टियों में अगर उसने पेमेंट उठाया है तो वो उसके लिए कर योग्य होगा। एक इसके अलावा भी कई पॉइंट्स हैं, जैसे एक कर्मचारी के प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में वार्षिक वृद्धि उस सीमा तक जो चौथी अनुसूची के भाग नियम 6 में अंतर्गत कर दे, इस सीमा का विवरण जो हमें अलग चैप्टर है एक प्रोविडेंट फंड उसमें पढ़ेंगे। धारा 80(c)(d) के संदर्भित पेंशन योजना के अंतर्गत एक कर्मचारी खाते में गत वर्ष में केंद्र सरकार अथवा अन्य किसी नियोक्ता द्वारा किया गया अंशदान, 80(c)(d) के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा किया गया अंशदान भी सैलरी में आता है। अब एक चीज़ देखिए, जो वेतन शीर्षक है सैलरी के अंदर सकल आय की गणना करते समय कुछ मदें शामिल की जाती है। जैसे फर्स्ट पॉइंट हमारा लेते हैं, जो मुख्य है वो बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी और सेकंड पॉइंट हमारा प्रॉफिट इन लियो ऑफ सैलरी, यानी प्रॉफिट वेतन के स्थान पर लाभ दिया जा रहा है वो भी। तीसरा है अनुलाभ, जो पर्क्स है या प्रोक्यूटसीज है उनको भी हम सकल आय गणना में शामिल करते हैं। और फोर्थ पॉइंट है भविष्य निधि से आय। तो इन जो 4 पॉइंट है ये इनको हम सकल आय गणना में शामिल करते हैं। धन्यवाद।